वो स्क्रीन भी सेट कर दीजिए, ये मुझे बिल्कुल अब वो स्क्रीन सेट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ऑनलाइन वालों को आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर हैं? फिजिकल वालों को मैं फिजिकली क्लियर हूं, आवाज क्लियर है, कैमरा क्लियर है, ठीक है, डन हो गया। कल हम लोगों ने बड़ी मजे मजे की लीगल डिस्कशन की थी। माइनर के पॉइंट समझने के बाद हम पहुंचे थे साउंड पर्सन के ऊपर, और साउंड वो था जो अनसाउंड ना हो। और अनसाउंड में हमने 3 तरह के केसेस पढ़े। साउंड पर्सन को डिफाइन करना हो तो हम पॉजिटिव जुमला इस्तेमाल करेंगे, और अनसाउंड को डिफाइन करना हो तो नेगेटिव जुमला। साउंड पर्सन को हम कहेंगे वो शख्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अपने इतने होशो हवास में हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट की बातें समझ सके और उसमें अपने लिए अच्छा बुरा जो है वो जान सके। अगर मैं अनसाउंड माइंड कहूंगा तो मैं कहूंगा वो जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इस काबिल ना हो, होशो हवास में ना हो और अपना अच्छा बुरा ना समझ सके, वो फिर बन जाएगा अनसाउंड। अनसाउंड की 3 कैटेगरीज हमने देखी थी। हमने कहा था स्पेसिफिक पर्सन, ल्यूनेटिक और ड्रंकन पर्सन। वो जो कि पैदाइशी जो है वो इनकेपेबल है, उसका दिमाग काम नहीं करता। वो जो कि कभी बीच में उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, लेकिन वो फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे ठीक भी होता है, लेकिन ज्यादातर वो पागलपन की हालत में रहता है। और तीसरा वो जो वैसे सही है, बस कभी कभी जरा ज्यादा खुमारी में आ जाता है। वो खुमारी बुखार की भी हो सकती है और शहद या लस्सी की भी हो सकती है। ये चीज हम लोगों ने तय की थी। फिर कॉमन रूल पढ़ा था। कॉमन रूल क्या था? वो ये था कि जो बंदा जिस वक्त उस हालत में है कि उसका दिमाग काम करता हो, वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जिस वक्त वो इस हालत में है कि उसका दिमाग काम ना करता हो, उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फिर मैंने आपको कहा था कि जो बंदा ज्यादातर पागल रहता है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले किसी से पूछते जरूर है, और जिससे पूछते हैं फिर वो उसके ऊपर लीगल जिम्मेदारी आ जाती है। कल को अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में पूछ नीचे हो तो जिसने कंफर्म किया था उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है। नॉर्मल बंदा जो है, जो कि नॉर्मल हालात में सही रहता है, कभी कभी अचानक से जो है वो बहक जाता है, तो ऐसे में उसके बारे में गुमान ये है कि वो सही है, और ये बात मशकूक है कि वो इस वक्त नशे में। तो जिसने वो मशकूक बात की, जिसने एलिगेशन लगाई ना, उसने कहा जी ये इस वक्त नशे में है, तो फिर वजन उसी के ऊपर आएगा जो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। तो ड्रंकन पर्सन के केस में जो इल्जाम लगा रहा है, जो जो कह रहा है, जो एलिगेशन लगा रहा है कि ये बंदा नशे में है, उसको साबित करना पड़ेगा। और ल्यूनेटिक के केस में जो कह रहा है सही है, उसको साबित करना पड़ेगा। रूल क्या है? रूल ये है कि जो मशकूक बात करेगा ना, उसे साबित करना पड़ेगा। एक इंसान जो ज्यादातर पागल रहता है, उसके बारे में अगर कोई कह दे कि ये सही है, ये मशकूक बात है। और एक बंदा जो ज्यादातर ठीक रहता हो, अचानक से कोई कह दे कि ये इस वक्त नशे में है, तो ये मशकूक बात है। तो जो मशकूक बात कर रहा है उसको साबित करना पड़ेगा। अगेन मैं फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको डिटेल से बता रहा था। किताब में तो सिर्फ इन 3 एग्जांपल्स का जिक्र है कि 3 तरह के हैं, और जनरल रूल दिया हुआ है। मैं उस जनरल रूल को इनके से कनेक्ट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा था। फिर एक दर्जा हम आगे गए थे और हमने एक लिस्ट देखी थी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको लॉ ने मना कर दिया है कि नहीं भाई, इनके साथ नहीं किया जा सकता कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट होने पे आपको राइट्स नहीं मिलेंगे। जब राइट नहीं मिलेंगे तो लॉ कहेगा मैंने तो पहले ही मना किया था, मत करो, तुम्हारा ये एनफोर्सेबल नहीं हो सकेगा। एनफोर्सेबल का क्या मतलब था? जो हम अदालती तरीके से जो है हम जो साबित कर रहे हैं। 3-4 केसेस थे। अभी मैं हैंडआउट्स में से भी आपसे पूछता हूँ, उसकी लैंग्वेज में अगर कोई मसला है। एक हमने कहा था वो एनिमी जो कि दूसरे मुल्क में है, और वो मुल्क जो आपके साथ हालत जंग में है, तो सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, जिस कंट्री से आपकी कंट्री की लड़ाई चल रही है। दूसरा हमने कहा था वो प्रिजनर जो कन्विक्टेड है, या वो कन्विक्ट जो कि इम्प्रिजन्ड है, मुजरिम भी है और जेल में भी है। ये दोनों की दोनों शर्तें पूरी होंगी तो हम उसके साथ नहीं कर सकते। एक भी शर्त इनमें से पूरी नहीं हुई भी तो हम उसके साथ डील कर सकते हैं।
तीसरा एम्बेसडर्स वगैरह, दूसरे मुल्कों के सिफारतकार, मेहमान और जो उनके ऐसे वफद वगैरह पाकिस्तान आ रहे हैं ऑफिशियल, उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है। गवर्नमेंट कहती है पाकिस्तान का शहरी आप पे केस नहीं कर सकता, गवर्नमेंट केस करना चाहे तो कर सकती है, हम आम इंसान केस नहीं कर सकते। तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट अगर करें और कल को हम उन्हें कहें कि अदालत चलो और वो इनकार कर दें तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो अच्छे लोग हुए और वो चाहें कि चलें ये मैं अपने आप को खुद पेश करता हूँ अदालत के सामने, वो उनका बड़ा फन है। लीगली उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपने आप को अदालत के सामने पेश करें। चौथी चीज इंसॉल्वेंट, दिवालिया, एक ऐसा शख्स जिसको प्रॉपर तरीके से दिवालिया डिक्लेयर, ऐसा ना हो कि एक बंदा कहे बस मैं तो बिल्कुल गरीब आदमी हूं, वो दिवालिया नहीं है। दिवालिया वो है जो अदालत के पास गया, अदालत ने तहकीक की, ऑफिशियल असाइनी बुलाया, उसके एसेट्स डिस्पोज ऑफ किए, उसके सारे मामला सेटल करने के बाद ठप्पा लगा दिया कि ये बंदा हो गया दिवालिया। वो कब तक रहेगा दिवालिया, कितनी एज में, अब वो कितने अरसे बाद वो कितना कमाना शुरू कर देगा, तो पीछे जो पेंडिंग थे वो किनको कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, बहुत मजे की बातें हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है। इंसॉल्वेंट की इतनी सी 1.5 लाइन जितनी किताब में दी हुई है बस उतनी हमें पता होनी चाहिए। हैंडआउट अगर मुझे दिखाएं, आप लोग किसी जगह अंग्रेजी में अगर फंसे हैं, मुझे बताएं साउंड माइंड के अंदर कहीं कोई, वो शुरू में बताया कि साउंड माइंड वो होगा जो एट द टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट करे वो कैपेबल हो के टर्म्स समझ सके, टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट, यानी कि वो एक फिर अकलमंदी वाली जजमेंट दे सके, एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए अच्छा बुरा है या किस तरह का है, वो अपना उसमें अच्छा बुरा समझ सके। ये डेफिनेशन क्लियर है। नीचे 3 एग्जांपल दी हुई है। स्पेसिफिक पर्सन यानी कि परमानेंटली इनसेनिटी है, इनसेन कहते हैं पागलपन, तो इनसेनिटी का मतलब है पागलपन। ल्यूनेटिक मेंटल स्ट्रेन या डिजीज है जिसमें कुछ इंटरवल सेनिटी के भी होते हैं, यानी कि ज्यादातर पागल है, कभी कभी सेन। अब इनसेन अगर पागल है तो सेन कौन होगा, जो नॉर्मल बंदा है, तो कभी कभी नॉर्मल भी होता है। और ड्रंकन पर्सन, एक्सेसिव यूज ऑफ सर्टेन थिंग्स may cause temporary incapability of mind, हमने लस्सी और शहद को certain things से रिप्लेस कर दिया ताकि मामला थोड़ा शरई दायरे में रहे, कुछ चीजों की बेजा इस्तेमाल की वजह से भी ऐसा मामला हो सकता है। यहां तक इंग्लिश क्लियर जी? सर ये जो परमानेंटली इंसैनिटी है, मतलब ठीक है, इसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट है वर्ड ऑफ एडिशन ही बिल्कुल ऐसे ही है, इसके साथ हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो हर वक्त ही, इसका मतलब हम बहस ही उन दो पे कर रहे हैं। पहला वाला तो फारिग हो गया, मतलब मुझे लग रहा है मैंने इस पे कांटा भी लगाया हुआ था, ये देखें, इसके साथ तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसे तो भूल जाए। अगले दो बंदों के साथ बात होगी कि वो इस वक्त होश में है या नहीं है। जी ये तीनों बातों की इंग्लिश समझ आई? रूल्स फॉर अनसाउंड पर्सन, ये वो रूल है वही वाला जो बंदा ज्यादातर पागल हो, कभी कभी होश में हो, ज्यादातर होश में हो, कभी कभी पागल हो। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, जो ज्यादातर पागल रहता हो, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, बट कभी कभी सही भी होता हो। may make a contract when he is of sound mind, जब होश में होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। A person who is usually of sound mind, जो ज्यादातर साउंड माइंड है लेकिन occasionally of unsound mind, कभी कभी बहक जाता हो, may not make a contract when he is of unsound mind, जब वो अपनी दूसरी वाली हालत में है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जी जुमले भी क्लियर थे? नीचे आपने डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ में देखा, यहाँ 4 जुमले थे। सिटीजन फॉरेन कंट्री, जब वो वॉर में है, ये बात तो क्लियर है। फॉरेन, ये वाली लाइन आपने पढ़ी, फॉरेन सर्वेयर्स और एम्बेसडर्स को इम्यूनिटी है, इस्तिस्ना है, दे हैव अ राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, उनके पास हक है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर सकते हैं, बट कैन क्लेम द प्रिविलेज, बट वो ये बेनिफिट जरूर ले सकते हैं। क्या बेनिफिट ले सकते हैं? कि उनको सू नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, अगेन मैंने बताने की कोशिश की थी कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को लॉ ने मना कर दिया कि इनसे कॉन्ट्रैक्ट ना करो, ये जुमला और है, इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करने से लॉ ने मना कर दिया। जिन्होंने कहा इनके साथ डील मत करना, और करो तो फिर जिम्मेदारी अपनी अपनी, हमें मत कहना कि कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे मेरा हक चाहिए। तो ये वो लोग हैं विच आर डिस्क्वालिफाइड, कि जिनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ये लोग अगर करना चाहें किसी और कानून में करें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना कर दिया कि इनसे डील ना करो। इवन डील हो भी सकता है, देखे ना, वो कह रहे हैं वो केस भी कर सकते हैं, वो अदालत में अपने आप को पेश करना चाहें तो पेश कर भी सकते हैं। तो अनलेस दे चूज टू सबमिट देमसेल्फ टू द जुरिसडिक्शन ऑफ आवर कोर्ट, जुरिसडिक्शन कहते हैं हुदूद, अहाता, उसके स्कोप, हम कहते हैं ना फलाना थाने की ये हदूद है, ये एरिया फलाना थाने के अंडर आता है,
तो जुरिसडिक्शन का मतलब है वो सारा एरिया जो आपके हल्के में आता है, जो आपके कंट्रोल में आता है। जी यहाँ से एक सवाल था, अगर हमें पता ना हो एम्बेसडर तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और मामला लाखों करोड़ों का है तो इतना तो हमें पता ही होना चाहिए हम किससे मामला कर रहे हैं। एम्बेसडर तो एक बड़ा मशहूर आदमी होता है, तो कहीं भी अगर हमसे गलती हुई है तो कानून कहेगा कि तुम्हारी गलती है, हमने तो तुम्हें बता दिया था। इसमें एक लॉ होता है, इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। मुश्किल बात कर दी, लेट द बायर बी अवेयर, थोड़ी सी कम मुश्किल बात कर दी। मुश्तरी होशियार बाश, ये ज्यादा मुश्किल हो गई। ये जुमला आपको कुछ जगह पे नजर आता होगा लिखा हुआ, कहीं पे जाए अचानक से किसी ऐसे इलाके में गुजर रहे हैं जहां पे अक्सर डाउट है, वहां लिखा होता है मुश्तरी होशियार बाश, खरीदार आंखें खुली रखे। मुश्तरी शुड बी होशियार एंड बाश। मुश्तरी इज द परचेजर, मुश्तरी इज द पर्सन जो कि क्लाइंट है, जो कि कोई चीज खरीदने लगा है, कंज्यूमर है। तो मुश्तरी को होशियार बाश रहना चाहिए, आंखें उसको खोल के रखनी है जो चीज खरीद रहा है। जो बेच रहा है वो तो धोखा कर ही सकता है, खरीदने वाले ने अपने आप को बचा के रखना है। तो ये कॉमन रूल है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है ना, उसने आंखें खुली रखनी है, उसके साथ धोखा ना हो जाए। धोखा हो जाए और जान के दिया जाए तो वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसके क्या हुक्म है। अभी तक हम ये वाली बात कर रहे हैं। जी ये तीसरी वाली लाइन आप लोगों ने देखी। दूसरी, फिर कन्विक्ट, जब वो इम्प्रिजन्ड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब सेंटेंस एक्सपायर हो जाए, जब जुमला मर जाए। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस सजा को कहते हैं, सेंटेंस टू डेथ। तो यहाँ हमें ना अक्सर ऐसे लफ्ज मिलेंगे जिनका अंग्रेजी में कुछ और मतलब होता था और कानूनी मतलब कुछ और है। तो ये सेंटेंस का मतलब है सजा। तो जब सजा खत्म हो जाए तो कर सकता है, या जब वो जमानत पे, पेरोल, जमानत पे अगर रिहा हो के आया हुआ है तो वो कर सकता है। इसका मतलब वही बात हुई कि मुजरिम भी हो और उस वक्त जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो जेल में भी हो, तो ये दोनों सूरतों की वजह से हम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करें, और अगर किया तो हम ही फंसेंगे। देन आखिरी चीज, इनसॉल्वेंट एंटर नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट में, उसकी प्रॉपर्टी ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर डील कर रहे होते हैं। याद है ये कौन था? गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से एक बंदा आया, वो उसके सारे हिसाब किताब अब वो डील कर रहा है। तो इसके साथ अब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे भी तो इसके हाथ में कुछ नहीं है। जी ऑल डन। ऑनलाइन में एक आध सवाल नजर आया सर, डिस्क्वालिफिकेशन में एक क्वेश्चन है कि अगर एक इंसान मुजरिम है लेकिन वो जेल में नहीं है, ठीक है जी, ये बात मैंने भी क्लियर कर दी थी। अगर वो जेल में नहीं है इस वक्त तो फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये वो, इसीलिए मैंने जुमला कहा था कि आपको भूल ना जाए, अगर मुजरिम हो लेकिन दवाइयां लेने गया हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। असल में ये सियासी चीज जो है ना, ये जरा ज्यादा याद रह जाती है। ठीक हो गया जी, वेरी गुड। अब तो मैं आगे जाना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। आपको पता है ना इस हफ्ते की क्या हमारा वो मामला है? सैटरडे को टेस्ट है। हमने वचन दिया था कि अगर हमें पीर को छुट्टी करनी है तो फिर हमें टेस्ट को थोड़ा सा पीछे लेके आना पड़ेगा। और कितना होगा टेस्ट में? जितना 1:10 तक हम पढ़ चुके होंगे। मेरे पास अभी भी मौका है जी। छुट्टी सारा दिन होगी। मेरी क्लास में अटेंड करने वाले लोगों को मेरी तरफ से मेरी क्लास की पूरे दिन छुट्टी। मेरी क्लास पूरे दिन में किसी भी टाइम पे नहीं होगी, लेकिन अगेन वही बात है कि ये आप दूसरी जगह पे आवाज उठाई ना, जगह सर जी देखिए, मतलब थोड़ा सा जरा हॉस्टल वाले हैं, जरा मतलब थोड़ा सा मुश्किल में आ जाते हैं। चलें, उसके बाद क्या होगा आपके साथ वो मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन जी जी बिल्कुल। तो वो आप कह दीजिएगा सर जरा देखें मतलब मामला, हाँ तो ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा। जबरदस्त, ये तो वाकई मैंने सोचा ही नहीं। तो अगर वाकई किसी ने जाना हो और उसकी एक क्लास अफेक्ट हो रही हो तो उसको उस दिन ऑनलाइन पढ़ लें, और अगर आपको लगता है कि नहीं उस दिन फिजिकल आके पढ़ना ज्यादा जरूरी है तो चलो ठीक है, मेरी क्लास वाले टाइम पे घर जाके किलोला कर लीजिएगा, सो लीजिएगा, थोड़ा सा खुशी महसूस कर लीजिएगा कि चलो एक क्लास तो हमारी आजाद है। या उस दिन भी पढ़ने का मूड हुआ तो पिछले 2 चैप्टर लिख लीजिएगा।
खैर मैं ज्यादा बहक गया था। आप हमारी आवाज बंद, ठीक है जी, हम आवाज बंद नहीं सकते क्योंकि आवाज आपने खुद उठानी है। हमने आवाज उठा दी थी एक दफा, कान में हमने डाल दिया था, आगे आगे आपका टैलेंट है। कलम नहीं है हमारे पास जी, नहीं, सिर्फ इस चैप्टर में जितना हमने पढ़ा है, सिर्फ इस चैप्टर में जितना पढ़ा है। अब आप कहेंगे सर वो तो थोड़ा सा है, तो बीलो पूरा ही थोड़ा सा है। जब आई के अपने भी धक्के से सवाल बनाने हैं ना, तो हम भी बनाएंगे धक्के से सवाल जी, क्लास के टाइम पे टेस्ट जी। हम लोगों को अब एक चीज समझ आ गई, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाली बात हमें समझ आ गई जी, नहीं, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाली बात हमें समझ आ गई है। फिर दो और बातें हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन की बात करते हैं। कंसिडरेशन कोई खास लेवल तक हम पढ़ सकते हैं और उसके बाद ब्रेक लगा देंगे। ये ऑब्जेक्ट की बात पढ़ लें, कम पढ़ लें ताकि आपके पास मार्जिन हो और हमारे पास भी मार्जिन हो आपको तंग करने का। ज्यादा पढ़ ले, अच्छा याद भी करना है। ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके हाथ में कोई 1500 सफे के नोट्स हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हुए हैं। अवाम की घबराहट जो है ना वो देखने लायक है। हमने कहा था कि लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन तो लॉफुल हो ही हो, मकसद भी लॉफुल हो। याद है आपने कहा था सर ये कंसिडरेशन का लॉफुल होना समझ आता है, मकसद और कंसिडरेशन दोनों सेम चीज नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसके पीछे बात क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कैन आके क्लासें पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ये है कि बच्चों को तालीम दी जाए, बच्चों को सीए के लिए तैयार किया जाए, ये मकसद है। कंसिडरेशन क्या है, आपने कॉलेज को पैसे दिए, कॉलेज के लिए वो कंसिडरेशन है। कॉलेज ने आपको लॉ की क्लास में खास टीचर से पढ़वाया, ये आपकी कंसिडरेशन है। और इस सारे मामले का मकसद क्या है, आईकेप का पेपर पास करने के लिए तैयारी करना। तो मकसद है जो बैकएंड पे चल रहा है, कंसिडरेशन है जो सामने ट्रांसफर हो रही है दोनों पार्टीज में से किसी एक से दूसरी तरफ। तो कंसिडरेशन भी लीगल होनी चाहिए और मकसद भी लीगल होना चाहिए। ये ऐसे ही है कि अगर आपको पता है कि मार्केट में कुछ अरसे में शॉर्टेज हो सकती है और अचानक से चीजों का रेट ऊपर जा सकता है और आप मार्केट से जाके बहुत बड़ा माल खरीद लें, आपने पैसे देके माल खरीदा, पैसा एक शरई चीज है, लीगल चीज है, कोई मसला नहीं। जिससे माल खरीदा उसने ऑरेंज बेचे, वो उसके लिए ठीक है, उसकी कंसिडरेशन भी लीगल है, आपकी कंसिडरेशन भी लीगल है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट गलत है। ऑब्जेक्ट क्या है, मैं इस वक्त खरीद लूं, मार्केट में शॉर्ट हो जाएगा, फिर महंगे दामों बेचूंगा, बड़ा मजा आएगा, सबको तंग करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का ताल्लुक है वो मकसद क्या है जिसके तहत आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। और कंसिडरेशन है कि आपको उसमें मिल क्या रहा है, जो मिल रहा है वो भी लीगल होना चाहिए और जो इरादा है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट का मेन मकसद है, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की जो वजह है वो भी लीगल होनी चाहिए। बात समझ आई? मैं अगर आपको पढ़ाऊं लॉ, आप मेरे से पढ़े लॉ, मुझे पता है मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप आईकेप का इम्तिहान देंगे, मसला खत्म, कोई टेंशन नहीं है। तो लॉ पढ़ाना भी लीगल है, पैसे देके लॉ पढ़ना भी लीगल है। अब अगर आप जान के एक खास लॉ इस नियत से पढ़ने आए कि आपने वो लॉ पढ़ के उसको गलत इंटरप्रेट करके बहुत सारे मुजरिमों को सजा से छुड़वाना हो, अगर ये मकसद मुझे पता लग गया है कि आपका मकसद सही नहीं है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी सही नहीं है। हालांकि मैं अभी भी वही लॉ पढ़ा रहा हूं और आप अभी भी वही पैसे देके पढ़ रहे हैं, लेकिन मकसद गलत हो गया। तो इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये भी ठीक होना चाहिए और जो उसमें लेन देन हो रहा है जिन चीजों का, वो भी ठीक होना चाहिए। अब मकसद हो तिजारत, बड़ा प्यारा सा मकसद है कि एक बंदा दूसरे से चीज खरीदे और आगे बेचे और जिंदगी की गुजर बसर कर सके, और खरीद रहा हो चर्स। तो मकसद तो खूबसूरत था, घर वालों को पालना, उनको खर्च करना, माशरे में रह के एक मुनासिब सा रोजगार तलाश करना और अच्छे पैसे कमाने की जुस्तजू करना। बट कंसिडरेशन, तो इसका मतलब है जो लेन देन, जो चीजें एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर हो रही हैं, वो भी लीगल होनी चाहिए और जो मकसद है वो भी। तो कब हम मानेंगे कि आपका मकसद सही नहीं है, मकसद लीगल नहीं है? यहाँ पे लॉ हमें 5 बातें बताता है। वो कहते हैं कि वो चीज जिसको लॉ ने खुद से डायरेक्टली एक्सप्रेसली मना कर दिया, उन्होंने कहा खबरदार ये काम नहीं करना,
जो उन्होंने मना कर दिया वो कंफर्म गलत है। यानी हो सकता है मुझे समझ ना आए कि उन्होंने क्यों मना किया है, मुझे ना समझ आए कि यार ये इसमें क्या मना करने की जरूरत थी, क्यों मना कर दिया। जब उन्होंने मना कर दिया, लॉ ने मना कर दिया, कानून ने कह दिया खबरदार ये काम नहीं करना, तो बस मुझे भी मना हो जाना चाहिए। अब मैं ये नहीं देखूंगा उनके पीछे क्या रैशनल था। फॉर एग्जांपल मैं लाहौर बैठा हूं और मुझे एकदम से पता ये लगता है कि लाहौर में पतंग खरीदना मना है, तो क्यों मना हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कितनी डेथ्स हुई होंगी, क्या मामला होगा, गवर्नमेंट ने क्या सोचा होगा, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं। जब मना हो गया तो कहानी खत्म। तो वो चीज जो लॉ एक्सप्रेसली मना कर दे कि ये आप नहीं कर सकते, तो वो आप नहीं कर सकते, चाहे आपको जितना मर्जी लीगल लग रहा हो। लेकिन जिसको लॉ ने कह दिया है कि नहीं ये मना है, तो बस वो फिर आपके लिए वो ऑब्जेक्ट इलीगल, क्योंकि लॉ को फॉलो करना ही तो लॉफुल ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप लॉ को ही फॉलो नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ने कह दिया पतंगे खरीदना और बेचना जुर्म है कानूनन, तो फिर वो जुर्म है, चाहे उसके पीछे मकसद समझ आए या ना आए। पहली बात समझ आई। मैं तीसरी पे जाऊंगा, फिर हम दूसरे पॉइंट पे पलट के आएंगे। इट इज फ्रॉडुलेंट अगर साबित हो जाए कि उसमें धोखा है। अगर एक बंदा दूसरे से जो डील कर रहा है, फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीद रहा है, पैसे दे रहा है, लेकिन अंदर खाते मकसद है कोई फ्रॉड। वही बात है कि गाड़ी चोरी की हो सकती है, कोई और गाड़ी में नुक्स हो सकता है जिसको जबरदस्ती बेचने है। अब गाड़ी तो एक प्रॉपर कंसिडरेशन है और पैसे भी प्रॉपर कंसिडरेशन है। गाड़ी एक लीगल चीज है, गाड़ी खरीदने वाले को उसका टाइटल मिल रहा है, उसकी ओनरशिप मिल रही है, पैसा भी लीगल चीज है, लेकिन मकसद फ्रॉड। तो अगर आपका मकसद फ्रॉड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। याद है कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल्स हमने कहा था, मकसद भी लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन भी ठीक हो, मकसद भी ठीक हो। तो मकसद गलत हो जाएगा अगर पीछे फ्रॉड होगा। अगर मकसद आपका किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी देना हो, तकलीफ पहुंचाना हो, यहां एक बात हो सके तो पहले दिन वाली बात कोशिश कीजिएगा आखिरी दिन तक याद रखिए, मैं कई दफा रिपीट करूंगा, प्रॉपर्टी का लफ्ज लॉ में एसेट्स के लिए इस्तेमाल होगा। जमीन अगर इन्होंने बोलना होगा तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो जब लॉ में लफ्ज आएगा ना प्रॉपर्टी, तो समझ जाइएगा इसका मतलब है एसेट। इन बेचारों की अकाउंटिंग बहुत अच्छी नहीं होती, तो ये अपनी तरफ से वर्ड इस्तेमाल किया इन्होंने, प्रॉपर्टी। तो एक इंसान या उसके असासों को तकलीफ पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे या किसी को नुकसान पहुंचे या किसी के असासों को नुकसान पहुंचे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना मना है। तो अगर दो बंदे मिलके ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए ने बी से ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि जाओ सी की गाड़ी पंक्चर कराओ, तो गलत है। सी को तकलीफ दी है आपने, सी के एसेट को तकलीफ दी है आपने, तो किसी भी बंदे को या उसके एसेट को नुकसान पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट करना गलत है। आप अगर लोगों से कहें जाओ इस बिल्डिंग में घुसो और तोड़ फोड़ कर दो, तो गलत है। तो किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी इंसान को या किसी इंसान के एसेट्स को नुकसान पहुंचाना, उन्होंने कह दिया ये मना है। फिर कुछ जगह हमें समझ नहीं आता, कोर्ट मामले को देखती है तो फिर कोर्ट मामले को देखने के बाद कहती है ओहो ये तो बहुत ही इमोरल काम हुआ है। इमोरल मतलब गैर अखलाकी और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अवामुन नास के वसीतर मफाद के अगेंस्ट हुआ है। अगर कोई ऐसी हरकत हुई हो जो आपको देखने में गलत ना लग रही हो, लेकिन वो अवाम के वसीतर मफाद के अगेंस्ट हो, फॉर एग्जाम्पल सजाए मौत के एक कैदी को माफ कर दें, दिखने में कितना रहमदिली का काम है, बट उसके बाद वो और ज्यादा जुर्म करेगा क्योंकि उसे पता है कि सजा तो मिलती नहीं है, बाद में आराम से कॉन्ट्रैक्ट करो माफी मिल जाती है। तो ये एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से अवामुन नास को तकलीफ पहुंचेगी। ये जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ऐसा अरेंजमेंट करें कि मार्केट शॉर्ट कर दें, मार्केट में शॉर्टेज हो जाए, मोनोपोली बन जाए, इस्तेसाल हो, तंग करें, लोगों को परेशान करें। तो इस तरह के तमाम मामला जो अवामुन नास के मफाद के अगेंस्ट हो या गैर अखलाकी बुनियादों पे बने हुए। मैं एक एग्जांपल दूंगा, लॉ में है, हमारे सिलेबस में नहीं है। वालिदैन के लिए अपने बच्चों की खरीदो फरोख्त अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है और इमोरल भी है। अगर बच्चा भी तैयार है और वालिदैन भी तैयार है और पैसे भी मिल रहे हैं,
इवन देन उन्होंने कहा ये वाला हमने अलाउ ही नहीं करना, ये है ही अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। यानी वालिदैन जितने मर्जी गरीब क्यों ना हो, अगर वो बिल्कुल बहुत ही बुरे हालात में और वो सोचें चलो ठीक है हम अपना एक बच्चा किसी को दे देते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं, तो लोने का नहीं। अगर ये चीज अलाउ कर दी तो बस फिर तो तबाही मच जाएगी। हाँ, अडॉप्ट वाला एक पूरा कानून होता है, उसके पीछे पूरी लिखत पढ़त होती है। ऐसा नहीं होता कि बस जाके एक बच्चा उठा लिया, लो जी मैंने आज से अडॉप्ट कर लिया। उस पर पूरी कागजी कार्रवाई होती है पूरा उसमें। फिर अगेन अडॉप्ट वाले में ये देखा जाता है उस बच्चे का एग्जिस्टिंग वाली वारिस कोई है या नहीं है, बच्चे की क्या एज है, तो वो हर चीज में बड़ी गहराई है। हम लोग बस थोड़ा सा लॉ पढ़ के ना बड़ा ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। हर लॉ के अपने अपने, जैसे देखे ना अभी हम सिर्फ ऑफर के वर्ड पे कितनी सारी बहस कर ली, तो जो अडॉप्शन का लॉ है वो सोचें वर्ड अडॉप्ट को लेके कितने ज्यादा बात करता होगा। तो कहने का मतलब है, मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर कहीं कोई ऐसा एग्रीमेंट हो, ऐसा मामला हो जो कि इमोरल हो या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो, अवामुन नास के वसीतर मफाद के अगेंस्ट, तो मैंने एग्जांपल मोनोपोली की दी, मैंने एग्जांपल कैदी की सजा माफ करने की दी। ये सारे वो हैं जो दिखने में गलत नहीं लग रहे लेकिन इससे अवाम को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी चीज भी उन्होंने मना कर दी। पांचवी और थोड़ी सी डिफरेंट बात, is of such a nature that if permitted would defeat the provision of any law। इलीगल नहीं है लेकिन अगर इजाजत मिल गई तो गुमान ये है कि कुछ ऐसा हो जाए जो इलीगल है। एग्जांपल क्या है, मैंने कहा लाहौर के अंदर पतंग बेचना मना है। अब अगर लाहौर के दुकानदार गवर्नमेंट से कहें कि देखें जी लाहौर में चूंकि बसंत पे पाबंदी है, पतंग उड़ाने पे पाबंदी है, आपने मना कर दिया, लाहौर में रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, हमारा घर भी लाहौर में, दुकान हम किसी दूसरे शहर जाके करें तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप हमें इजाजत दे दें कि दुकान लाहौर में हो और हम दूसरे शहर के बंदे को पतंग बेचें। यानी हमारे पास जो बंदा है हम उससे कहें हाँ भाई बताओ तुम कौन से शहर के हो, अगर वो बोल दे लाहौर तो हम उसे पतंग नहीं बेचेंगे, और अगर वो कह दे मैं फैसलाबाद से हूँ, मैं जड़ावाला से हूँ, मैं सियालकोट से हूँ, मैं कराची से हूँ, मैं फलाना जगह से हूँ, तो फिर उसे बेचते हैं। तो गवर्नमेंट को इजाजत दे देनी चाहिए ना, क्या कह रहा है भाई, देखिए ना लाहौर में पतंग पे पाबंदी है ना, तो गवर्नमेंट को इस दुकानदार को इजाजत दे देनी चाहिए कि देखो तुम्हारे पास अगर एक बंदा फैसलाबाद वाला है तो तुम उसे बेच देना, क्या मसला है। फिर क्या होगा, हर लाहौरिया जाके कहेगा कि मैं फैसलाबाद से हूं। अब जुमला दोबारा से देखें, इस ऑफ सच अ नेचर, इस नोयत का है, दैट इफ परमिटेड, अगर इसकी इजाजत दे दी, वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। अगर लाहौर के दुकानदार को लाहौर से बाहर के क्लाइंट्स को पतंग बेचने की इजाजत दे दी तो गुमान ये है कि लाहौर में पतंग बेचने वाला रूल भी वायलेट हो जाएगा लाहौर वालों को। तो कभी कभी कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें गुमान होता है कि गड़बड़ हो जाएगी। एक एग्जांपल देता हूं, अगेन मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो फिर आप उस एग्जांपल के अंदर से आगे कहीं और चले जाते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल का मकसद है आपको बात समझ आए। एक ऐसा इंजन जो साल से कम चला हुआ है उसको बेचना मना है। जी क्या बात है, साल से कम चला हुआ इंजन तो तकरीबन नए इंजन के आसपास के रेट पे बिकेगा। एक गाड़ी का इंजन जो साल से कम चला हुआ है उसको बेचना मना है, क्यों बताएं, इसमें क्या डर है, क्या खौफ है। देखिए एक बंदा जो गाड़ी लेता है वो पहली साल में इंजन बेच देगा अपना, और अगर खराब होगा तो बेचेगा, या कोई उसकी गाड़ी चोरी करके होगा और गाड़ी पूरी बेचना आसान नहीं होगा, इंजन अलग करके बेचेगा। तो कहने का मतलब है कि दो ही बात हो सकती है, या तो इंजन में मसला है या माल में मसला है, तो माल चोरी का है। तो अगर गवर्नमेंट ये इजाजत दे दे खुल्लम खुल्ला कि हाँ साल से पीछे का इंजन बेचो, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है, तो चोरियां बढ़ जाएंगी। बात समझ आई। तो इसका मतलब है कि कभी कभी इज ऑफ सच अ नेचर कि अगर उसकी इजाजत दे दी तो वो तो ठीक है। देखिए इंजन की खरीदो फरोख्त में क्या मसला है, और साल से कम चले हुए इंजन की खरीदो फरोख्त में मसला तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर उसकी इजाजत दे दी तो गुमान ये है कि कोई और लॉट उठ जाएगा। पांच चीजें, पांच मकसद गलत है। नंबर वन, जिसको लॉ ने खुद से कह दिया खबरदार ये काम नहीं करना, जो मना कर दिया तो वो बस मना हो गया, वो तो इलीगल हो गया। दूसरा, ऐसा हो जिसकी इजाजत अगर दे दी जाए तो चांस ये हो कि कोई लॉ खराब ना हो। तीसरा, फ्रॉडुलेंट हो।
उसके पीछे मकसद फ्रॉड करना हो, धोखा देना हो। चौथा, उसका मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना हो। और पांचवा, वो कुछ ऐसा हो जिसको अदालत, ऐसा नहीं कि हम आप बैठ के कह दें ये तो गैर अखलाकी सी बात लग रही है, अदालत जैसा इदारा कह दे कि ये गैर अखलाकी है या ये अवामुन नास के वसीतर मफाद के अगेंस्ट है, इस तरह की बात। तो इन 5 में से एक भी मामला आ जाए तो मैं कहूंगा कि मकसद अब सही नहीं। तो कंसिडरेशन और मकसद में फर्क समझ आ रहा है ना। अब हमारा जो अगला यूनिट होगा हम कंसिडरेशन पे बात करेंगे कि जो लेन देन, मुआवजा, बदला है जो कॉन्ट्रैक्ट में एक बंदे को मिल रहा है वो क्या है और उसके क्या रूल्स हैं। ये बात समझ आई। एक चीज अगर थोड़ी सी लॉफुल और थोड़ी सी लॉफुल नहीं है फिर क्या करें? अगर थोड़ी सी लॉफुल और थोड़ी सी लॉफुल नहीं है और हम उसको अलग नहीं कर सकते तो वो पूरी गलत है।